हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो कंसेप्ट ऑफ नीट चैनल में आपका स्वागत है। इस बार हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कि देखो इस शॉर्ट नोट्स में कैपेसिटर के सारे ही फॉर्मूले हैं। और अगर आपको कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले याद हैं, आपने अच्छे से किया है, तो फॉर्मूले बेसिस पे जितने भी इजी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से देखो, उसे अच्छे से राइट करो खुद के नोट्स में, और सारे फॉर्मूले याद करने के लिए एक टाइम टेबल बनाओ ताकि आप डेली बेसिस पे फॉर्मूले याद कर सको। चलो फिर देखते हैं कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले ये तो फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, C इक्वल टू क्यू बाई भी। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, और 1 फराड इक्वल टू कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। अब देखते हैं स्पेरिकल कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर स्पेरिकल हो तो फिर उसके लिए वोल्टेज का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस क्यू बाई वी अप्लाई करके फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है। और अगर ये मीडियम में लिया जाए तो मीडियम में लेने के बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू पे चेंज होता है, तो ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कैपेसिटेंस कौन से बातों पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो आपको लगेगा क्या कि कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड करता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन साइज और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस हो, अगर स्पेरिकल कंडक्टर हो तो कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस ये लिखते हैं। अगर अर्थिंग कर देते हैं तो वोल्टेज 0 हो जाता है, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है। और कंसेंट्रिक हो तो कंसेंट्रिक होता है तो एक रेडियस x होता है, एक रेडियस y होता है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है स्पेरिकल में, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो हम यूज़ करते हैं, तो ये r क्या हो जाता है, y। अब y क्या होता है भाई, y हम देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से देखो जो आउटर मोस्ट सर्फेस है उस y का डिस्टेंस लेते हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितनी एनर्जी स्पेंड की जाती है जिसे वर्क डन बोलते हैं। और वर्क डन हीट में लॉस होता है, तो कितना हीट लॉस हुआ उसके लिए भी आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, की अगर दो स्फेरिकल लेते हैं और इस पर चार्ज डिफरेंट है, एक पे चार्ज Q1 C1 है और V1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज V2 है, तो दोनों के एक साथ कनेक्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी और क्या क्या होगा। तो पहले कैपेसिटेंस का इफेक्ट देख लो, फिर चार्ज का इफेक्ट देख लो, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो आपको आना चाहिए। और कॉमन पोटेंशियल के डिफरेंट फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो ये आपको इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक बड़ा कैपेसिटर है, उसको हम स्मॉल r रेडियस के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो फिर उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको C बिग इक्वल्स टू n⁻⁴ स्मॉल जो फॉर्मूला है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको पैरेलल प्लेट के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें बस ध्यान रखो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इनर चार्ज होता है उसी चार्ज की वजह से कैपेसिटेंस निकालते हैं, आउटसाइड चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, ई इनसाइड कितना होता है ये भी आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी से पूछे गए हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, Q इक्वल टू C भी, लेकिन यहाँ पे C का जब इलेबोरेट फॉर्म निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन ये A जो होता है वो कौन सा एरिया होता है, तो जो पैरेलल प्लेट होते हैं इसमें जो ओवरलैप एरिया होता है, जैसे देखो इतना ही एरिया ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप एरिया से ही कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटेंस में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई मीडियम रख दिया जाए तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक बार नीट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मीडियम में अगर मान लो कि एयर में कैपेसिटेंस इतना है, तो मीडियम, अगर मीडियम में मीडियम का एप्सिलॉन आर इतना है, तो बताओ कि उस मीडियम में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कैपेसिटेंस हमेशा मीडियम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, चलो अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे है कि जो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट में अगर मान लो कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि आउटसाइड में चार्ज कितना होगा और इनसाइड में चार्ज कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि इनसाइड का चार्ज ही हम लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है ये आता है C इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2/B। तो Q1 माइनस Q2/2 क्या है, जो इनसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसी की वजह से कैपेसिटेंस होता है, तो उसी का फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, उसी का चार्ज हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज का भी आप ट्रिक याद रख सकते हो। वोल्टेज के लिए E0D-T प्लस एफ E0/K/T। चलो अब दो कंडीशन आते हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो कैपेसिटेंस वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएशन देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या चेंज करते हैं तो क्या होता है, एरिया चेंज करेंगे तो क्या होगा, और डी चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको C का फॉर्मूला ये यूज़ करना है,
अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट कब मानेंगे, जब बैटरी कनेक्टेड, क्वेश्चन में लिखा रहेगा बैटरी इज कनेक्टेड, या फिर नहीं लिखा रहेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट दिया रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है वोल्टेज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यू का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, और ई का फॉर्मूला वी बाई डी लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ई का फॉर्मूला वी बाई डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे वी बाई डी के फॉर्म में लिखेंगे, और चार्ज किस फॉर्म में लिखेंगे, सी और भी सी इंटू वी के फॉर्म में लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी वी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ कि देखो एप्सिलॉन आर बढ़ाया तो क्या होगा, सी बढ़ेगा, और सी बढ़ेगा तो वोल्टेज तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। सी बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो सी भी मतलब चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ई इक्वल टू वी बाई डी, तो यहाँ पे देखो ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। वी तो कांस्टेंट है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से डी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है कि हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे देखो सी है ना, और तुम्हें पता है कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं तो सी बढ़ रहा है, तो सी बढ़ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। वैसे ही आपको सारी पॉइंट चेक करनी होती है, सिर्फ कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन है तो सी के लिए ये फॉर्मूला, बी के लिए बी ऑलरेडी कांस्टेंट, क्यू के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई के लिए ये फॉर्मूला, और यू के लिए ये फॉर्मूला। वैसे ही अगर बैटरी डिसकनेक्टेड रहता है तो क्यू कांस्टेंट मानते हैं, जब क्यू कांस्टेंट होता है तो सी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर एक कोई भी चेंज करेंगे तो क्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे ई का जो फॉर्मूला है वो चेंज कर दिया, ई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, वी बाई डी था। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला चेंज होगा, क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू कांस्टेंट है, इसलिए जब क्यू कांस्टेंट हो तो क्यू के फॉर्म में ही फॉर्मूला होने चाहिए, तभी हम चेंज बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एरिया के अकॉर्डिंग देख लेते हैं चेंज, कि अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो देखो एरिया बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है सी बढ़ेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो सी बढ़ेगा तो पोटेंशियल सॉरी वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यू ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बढ़ रहा है, ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आर। ए की वजह से कुछ डिफेक्ट पड़ेगा क्या, क्यू की वजह से हम यहाँ पे देखो क्यू कांस्टेंट है, ए क्या है, अब एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में देखो हमने देखा कि क्या होता है, एरिया बढ़ाएंगे तो सी बढ़ रहा है, तो सी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे चेक करना होता है, क्वेश्चंस दिया रहता है आपको, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ें सॉल्व करनी होती है, नीट में इस बेसिस तक पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर क्यू कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बी कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ग्रुपिंग, तो वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग वहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसके जस्ट याद रखो अपोजिट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को हम जैसे ऐड करते हैं सीरीज और पैरेलल में उसके जस्ट अपोजिट होता है, तो वहाँ पे आपको पता है, तो ये भी सारी चीज़ें पता होगी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे हमने किए हैं, ये क्वेश्चंस आप करके सारे एग्जांपल से समझ सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिवीज़न करते हैं, प्लेट में डिवीज़न करते हैं तो दो तरीके के डिवीज़न करते हैं, या तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मीडियम डिवीज़न करते हैं, या फिर एरिया डिवाइड करते हैं। तो इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसा इफेक्ट होता है, कि सपोज मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चेंज किया तो ये सीरीज बनता है, और यहाँ पे एरिया अगर डिवाइड किया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और ऑब्वियसली बात है पैरेलल और सीरीज का आपने देख रखा है, तो सारे फॉर्मूला अप्लाई करके सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप देख सकते हो। दो फॉर्मूले आपको याद रखने कि जो सीरीज़ में होता है, सीरीज़ के लिए ये आपको याद रखने कि ई इक्विवेलेंट कितना होता है और सी इक्विवेलेंट कितना होता है। ठीक है, वैसे ही पैरेलल के लिए आपको याद रखना है, पैरेलल के लिए ये ई इक्विवेलेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो आपको वैल्यू याद रखना है, और सी इक्विवेलेंट कितना होता है। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों फॉर्मूले याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आता है मल्टीपल कैपेसिटर का, मतलब ये कैपेसिटर को आपको चेंज करने आना चाहिए कि सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं सिर्फ ये दो एग्जांपल कर लो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चंस के बेसिस पे पूछा जाता है कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, हर प्लेट पे चार्ज कितना होगा, वो आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो कंसेंट्रिक के लिए C1 और C2 पूछा जाता है कि अगर मान लो कंसेंट्रिक स्फीयर है, बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया तो ऑब्वियसली बात है बाहर वाले पे क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा। तो बताओ कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। अगर मान लो कि अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया तो चार्ज ऑब्वियसली बात है सारे चार्ज बाहर वाले पे चले जाएंगे, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, और दोनों का रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले कर लो। फिर उसके बाद देखते हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो कौन कौन सी इफेक्ट आती है। जैसे कि वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग चार्जिंग, और चार्ज भी होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है
ठीक है। पर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और करंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होती है, एक साथ में एक और चीज़ें याद रखनी है कि ये कब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, कब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये सारी पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। डिस्चार्जिंग के लिए भी ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और जस्ट अपोजिट होता है चार्जिंग के, तो ये सारे फॉर्मूले याद रखो। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट है वो भी याद रखना है। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि टाइम कांस्टेंट बताओ, और आर और सी का वैल्यू दिया रहेगा। अब देखो, टू कनेक्ट चार्ज पीसीसी, अगर चार्ज पीसीसी को हम कनेक्ट करते हैं किसी चार्ज से, तो सीरीज में अगर करते हैं कनेक्ट तो क्या होता है, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए और ट्रिक पता होना चाहिए। कोशिश करो कि ये सारे फॉर्मूले अपने कॉपी में अपने तरीके से लिखो और उसको समझ के लिखो, और इसके बाद जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद सारे फॉर्मूले क्लियर होते हैं। हैंडीक्राफ्ट जनरेटर अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है इसको नहीं पढ़ना है। फिर भी आप चाहो तो इसके शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो और भी ऐसे नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। एंड ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करो।